सोनपुर नाम के एक राज्य में एक किसान रहता था जिसके 3 बेटे थे। जब वो बड़े हो गए तो उसने अपने तीनों बेटों से कहा, बेटा, अब तुम लोग बड़े हो गए हो तो अब तुम लोगों को शादी कर लेनी चाहिए। तुम लोग जाओ और अपने अपने लिए पत्नियां ढूंढो। मैं तुम तीनों को बहुत प्यार करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम लोगों को अच्छी अच्छी पत्नियां मिले। इसलिए जो भी लड़कियां तुम लोग अपने लिए चुनोगे, पहले मैं उनका इम्तिहान लूंगा कि वो तुम्हारे लिए अच्छी पत्नियां बनेगी या नहीं। इसके बाद ही तुमको अपनी चुनी हुई लड़की से शादी की इजाजत मिलेगी। पर वे हमें मिलेंगे कहाँ पिताजी? उसके लिए तुम लोग को चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैंने 20 साल पहले अपने खेतों में 3 पेड़ लगाए थे। मैं चाहता हूं कि तुम तीनों एक एक पेड़ काटो और फिर जिस दिशा में तुम्हारा पेड़ कट कर गिरे, तुम उसी दिशा में अपनी पत्नी को ढूंढने जाओ। अगर तुम लोगों को उस दिशा में बहुत दूर भी जाना पड़े तो भी मुझे यकीन है कि तुमको अपनी पत्नी मिल जाएगी। ठीक है पिताजी, जैसा आप कहें। पिता की बात मानकर तीनों भाई कुल्हाड़ी उठाकर खेत की ओर चला गया। सबसे बड़े बेटे ने जब पेड़ काटा तो वो पेड़ पूरब की तरफ गिरा तो वो बोला, ये तो बहुत अच्छा है। मुझे मालूम है कि पूर्व में एक बहुत प्यारी सी देहाती लड़की रहती है। मैं उसके घर जाऊंगा और उसको अपने साथ शादी करने के लिए मना लूंगा और फिर उससे शादी कर लूंगा। बीच वाले बेटे का कटा हुआ पेड़ पश्चिम की तरफ गिरा तो वो भी बोला, ये तो बहुत अच्छा हुआ। मैंने सुना है कि पश्चिम में एक सुंदर सी ग्रामीण लड़की रहती है। मैं उसके घर जाऊंगा, उसे शादी के लिए राजी करूंगा और फिर उससे विवाह कर लूंगा। जब सबसे छोटे यानी तीसरे बेटे ने अपना पेड़ काटा तो वो उत्तर की तरफ गिरा। उसे उत्तर की तरफ जाते देख उसके दोनों बड़े भाई हंस पड़े। उन्हें यकीन था कि उत्तर में तो सिर्फ घना जंगल है, वहाँ भला कोई लड़की कहाँ मिलेगी। तुझको तो किसी जंगली लोमड़ी या फिर भेड़िए से शादी करनी पड़ेगी, क्योंकि उत्तर में तो कोई लड़की है ही नहीं। फिर भी सबसे छोटा बेटा, जिसका नाम आदित्य था, अपने पिता की इच्छा का मान रखते हुए पत्नी की तलाश में जंगल की ओर चल पड़ा। उसके दोनों बड़े भाइयों ने अपनी होने वाली पत्नियों को खुश करने के लिए उपहार चुने और अलग अलग दिशाओं में रवाना हो गए। आदित्य भी उत्तर दिशा में घने जंगल के बीच से गुजरता हुआ आगे बढ़ने लगा। हालांकि उसे पूरा विश्वास था कि वहाँ कोई लड़की नहीं मिलेगी जो उसकी पत्नी बन सके। इसके बावजूद वो बिना रुके जंगल के अंदर दूर तक चलता चला गया। कुछ समय बाद वो एक झोपड़ी के पास पहुंचा। झोपड़ी को देखते ही उसके दिल तेजी से धड़कने लगा। उसे अचानक ही एहसास हुआ कि शायद उसे यहाँ उत्तर में ही अपनी पत्नी मिल जाए। अंदर का दृश्य देखकर वो हैरान रह गया। झोपड़ी पूरी तरह खाली थी। केवल एक छोटी सी चुईया एक मेज पर बैठी हुई थी। अरे यहाँ तो कोई नहीं है। इधर देखो, मैं यहाँ हूँ आदित्य, इधर देखो। अरे तुम तो एक छोटी सी चूहिया हो और तुम मेरा नाम भी जानती हो। वाह यार, मुझे तो आशा थी कि मुझे यहाँ एक सुंदर सी लड़की मिलेगी जिसे मैं अपनी पत्नी बनाऊंगा। सुंदर सी लड़की? तब आदित्य ने चुईया को अपने और अपने भाइयों की शादी के बारे में और अपने पिता की इच्छा बताई। फिर वो बोला, हाँ,
मुझे पता है कि मेरे दोनों भाई अपनी अपनी पत्नियां ढूंढ लेंगे, पर मैं ये नहीं चाहता कि मेरे पिता मुझसे निराश हों या ये सोचे कि मैं अपनी पत्नी ढूंढ नहीं सका। मैं भी उनकी इच्छा पूरी करना चाहता हूं, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। तो तुम मुझसे ये क्यों नहीं कहते कि मैं तुम्हारी पत्नी बन जाऊं? यहाँ उत्तर में तो कोई लड़की रहती नहीं, लेकिन मैं तुम्हें बहुत प्यार करूंगी और हमेशा तुम्हारे लिए वफादार भी रहूंगी। चुईया की मीठी आवाज सुनकर आदित्य खुश हो गया और अपने आप से बोला, हाँ ठीक है, वो छोटी सी चूहिया। मैं अपने पिता से जाकर कह दूंगा कि मुझे अपनी पत्नी मिल गई है। पर तुम्हारे लिए एक चुईया से शादी करना बहुत मुश्किल होगा। ऐसा करते हैं कि मैं यही रह जाती हूँ, तब तक तुम अपने पिता को इस खबर के लिए तैयार करके आओ। आदित्य को समझ में आ गया कि वो चुईया ठीक कह रही थी, तो वो चुईया को वही छोड़कर अकेला ही घर वापस लौट गया। मैं पूरब की ओर चलता गया और चलता ही गया। आखिरकार मुझे एक छोटी सी झोपड़ी दिखाई दी। झोपड़ी के बाहर एक सुंदर सी लड़की बैठी हुई थी। मैं उनके पास गया और उनसे पानी मांगा। हमारी बातों का सिलसिला शुरू हो गया और धीरे धीरे बातों ही बातों में मैंने उन्हें शादी के लिए मना लिया। और हाँ, तुम सबको पता है, मेरी वाली की आंखें तो बिल्कुल परी जैसी सुंदर है। उनकी आंखों में ऐसा जादू है कि एक बार जो देख ले वो खो जाए। हाँ, और मेरी वाली भी किसी से कम नहीं। उसके बाल और मुस्कान दोनों ही बेहद खूबसूरत है। जब वो मुस्कुराती है तो ऐसा लगता है जैसे आसमान में तारे झिलमिला रहे हो। और उसके बाल, वो तो जैसे रेशम के धागों की तरह मुलायम और चमकदार है। मैं तो पहली नजर में ही उनसे प्यार में डूब गया था। दोनों भाइयों ने आदित्य से इतनी जोर से कहा ताकि उसके पिता भी सुन ले। तुम लोग मेरी चिंता छोड़ दो, मुझे तो एक बड़ी प्यारी और नाजुक सी चीज मिल गई है, और वो तो मखमल के कपड़े पहनती है। इतने नरम और खूबसूरत कि देखो तो बस हाँ देखते रह जाओ। मखमल के कपड़े? अरे तू तो ऐसी बात कर रहा है जैसे उत्तरी जंगल में कोई राजकुमारी ढूंढ ली हो। हाँ बिल्कुल, राजकुमारी जैसी है वो। अरे मखमल के कपड़े पहनती है और क्या तो लगती है। जब वो मेरे लिए गाती है ना, आए हाय 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 हाय, उसकी मीठी आवाज सुनकर ऐसा लगता है कि जैसे सारा जंगल उसकी धुन पर झूम रहा हो। उसकी आवाज इतनी मधुर है कि बस सुनते ही रहने का दिल करता है और दिल खुशी से भर जाता है। ये सुनकर उसके दोनों बड़े भाई चलने लगे कि उनके छोटे भाई को उत्तर में भी इतनी अच्छी लड़की कैसे मिल गई। मैं अब भी ये तय नहीं कर पा रहा हूँ कि तुम तीनों में से किसको सबसे अच्छी पत्नी मिली है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि मेरी हर एक बहू मेरे लिए रोटी बनाए, ताकि मैं ये देख सकूं कि वो तुमको ठीक से खाना खिला सकेगी या नहीं। मुझे मालूम है कि मेरी वाली सबसे अच्छी रोटी बनाएगी, पर आदित्य, तुम्हारी राजकुमारी क्या करेगी? आप पता नहीं, ये तो मुझे उससे पूछने पर ही पता चलेगा। पर असल में तो वो चिंता कर रहा था कि उसकी चुईया रोटी बनाएगी भी तो कैसे बनाएगी। उसके बाद वो तीनों भाई एक साथ घर से निकल पड़े अपनी अपनी होने वाली पत्नियों से रोटी बनवाने के लिए। छोटी चुईया ने जब आदित्य को वापस आते देखा तो वो खुश हो गई। आपका मुंह क्यों उतरा हुआ है?
क्या पिताजी को हमारी शादी मंजूर नहीं? हाँ, ऐसी बात नहीं है चुहिया रानी। असल में जब मैं घर पहुंचा और अपने दोनों भाइयों को अपनी अपनी पत्नी के बारे में बताते हुए सुना तो मैंने भी कह दिया कि मुझे तो एक राजकुमारी मिल गई है। लेकिन जब पिताजी ने हम सबकी पत्नियों के बारे में सुना तो वो ये तय नहीं कर पाए कि किसकी पत्नी सबसे अच्छी होगी। इसीलिए उन्होंने हम तीनों को कहा कि हम अपनी अपनी पत्नियों से रोटी बनवा कर लाएं, ताकि वो फैसला कर सकें कि कौन सबसे बेहतर है। मैं तो इस बात से घबरा रहा हूं कि तुम रोटी कैसे बनाओगे। अरे, तुम इस बात की चिंता कर रहे हो? तुम बस आराम से बैठो और देखते रहो। तुम्हें तुम्हारी रोटी जरूर मिलेगी आदित्य, बस थोड़ा सा सब्र रखो। आदित्य ने देखा कि छोटी चूहिया के बुलाते ही दरवाजे से बहुत सारे चूहे बाहर आ रहे थे। छोटी चूहिया ने उनसे कहा, तुम सब जाओ और गेहूं के सबसे बढ़िया वाले दाने लेकर आओ। वो सब चूहे तुरंत वहां से चले गए और कुछ ही देर में गेहूं के सबसे बढ़िया वाले दाने लेकर वहां आ गए। छोटी चूहिया ने उन गेहूं से रोटी बनाना शुरू कर दिया। आदित्य बड़े आश्चर्य से उस छोटी चूहिया को गेहूं के दाने से रोटी बनाते हुए देखता रहा। अगले दिन तीनों भाई अपनी अपनी रोटियां लेकर पिता के पास पहुंचे। एक एक करके दोनों बड़े भाइयों ने रोटी पिता को दी। पिता ने पहले दोनों बड़े भाइयों की रोटी चखी और कहा, तुम दोनों की होने वाली पत्नियों ने बहुत अच्छी रोटियां बनाई है, जैसे देहाती लड़कियों से रोटी बनाने की उम्मीद की जाती है। उन्होंने वैसी ही रोटियां बनाई है। वो संतुष्ट था कि शादी के बाद उसके दोनों बहुएं उसके बेटों को ठीक से खाना खिलाती रहेगी। तब आदित्य ने अपनी रोटी अपने पिता को दी। पिता ने रोटी को चखा और बोला, अरे, ये रोटी तो बहुत ही सुंदर और सफेद है। जरूर किसी बढ़िया और महंगे अनाज से बनी है। लगता है कि तुम्हारी होने वाली पत्नी बहुत अमीर है। हाँ पिताजी, उसने तो बस इशारा किया और उसके नौकर तुरंत आटा लेकर हाजिर हो गए। फिर उसने उसी आटे से रोटी बना दी। बस बन गई रोटी। ये सब तो ठीक है, पर अब हम एक और परीक्षा लेना चाहते हैं। तुम्हारी होने वाली पत्नियों को एक और काम करना पड़ेगा। मैं देखना चाहता हूँ कि क्या वे सिलाई भी कर सकती है या नहीं। तुम लोग जाओ और उनके हाथ से बने हुए कपड़ों का नमूना लेकर आओ। ये सुनकर दोनों बड़े भाई खुश हुए, क्योंकि उन्हें पता था कि उनकी होने वाली पत्नियां कपड़ा बुनना जानती थी। और वे सोच रहे थे कि कोई राजकुमारी तो कपड़ा बुन ही नहीं सकती। हाय, अब मैं क्या करूं? मेरी चूहिया ने तो रोटी बना दी, लेकिन अब ये कैसे कहूं कि वो कपड़ा भी बुन सकती है या नहीं। फिर भी वो ये सोचकर मुस्कुराया कि अगर चूहिया कपड़ा ना भी बुन सकी तो कम से कम वो उस बोलने वाली चूहिया से फिर से मिल तो सकेगा। जब आदित्य चूहिया के पास पहुंचा तो चूहिया उसको फिर से देखकर बहुत खुश हो गई और वो तुरंत ही आदित्य के पास आ गई। मैं तुमको देखकर बहुत खुश हूं चूहिया रानी, लेकिन क्या आदित्य? क्या तुम्हारे पिता को मेरी बनाई हुई रोटी पसंद नहीं आई या फिर उन्हें कुछ और चाहिए? क्या है ना कि रोटी तो बहुत पसंद आई, पर वो तुम्हारे हाथ के बने हुए कपड़े का नमूना देखना चाहते हैं। क्या तुम कपड़ा बुन सकती हो? देखो, मैंने कभी सुना तो नहीं है कि कोई चूहिया भी कपड़ा बुन सकती है, लेकिन अब मैं क्या करूं? पिताजी ने यही कहा है। ये सुनकर चूहिया फिर हंसी
और एक बार फिर उसके बुलाने पर दरवाजे से बहुत सारे चूहे बाहर आ गए। वे अपने राजकुमारी के हुक्म का इंतजार करते हुए उसकी ओर देखने लगे। चूहिया ने उनसे कहा, तुम सब जाओ और सबसे बढ़िया आलसी की रुई लेकर आओ। जब चूहे आलसी की रुई ले आए तो चूहिया ने उस रुई से बेहद बढ़िया धागा काटना शुरू किया। धागा काटने के बाद उसने उससे बहुत ही सुंदर कपड़ा बुना। वो कपड़ा इतना बेहतरीन और बारीक था कि उसने उसे बनाकर एक डिब्बे में रख दिया। फिर वो आदित्य की ओर देखकर बोली, लो, इस डिब्बे को तुम अपने पिता के पास ले जाओ। इससे उनको पता चल जाएगा कि मैं कपड़े बुन सकती हूँ या नहीं। जब तीनों भाई अपने पिता के पास पहुंचे तो दोनों बड़े भाई मुस्कुराए। उन्हें ऐसा लग रहा था कि उसके सबसे छोटे भाई आदित्य के पास कोई बुना हुआ कपड़ा नहीं है। इसका मतलब आदित्य की होने वाली पत्नी उनके पिता को खुश नहीं कर पाई। आदित्य ने चुपचाप उस डिब्बे को अपने जेब में ही रखा हुआ था। पिता ने पहले दोनों बड़े भाई का कपड़ा देखा और कहने लगा, तुम्हारी होने वाली पत्नियां तुम्हारे लिए अच्छा कपड़ा बनाएगी, तुम्हें ठीक से कपड़े पहनाएगी और तुम्हें गर्म रखेगी। उनका काम सादा है, लेकिन समय के साथ इसे और बेहतर किया जा सकता है। फिर उसने आदित्य से पूछा, बेटे, तुम्हारी होने वाली पत्नी के हाथ का बना हुआ कपड़ा कहाँ है? क्या तुम्हारी होने वाली पत्नी तुम्हारे लिए कोई कपड़ा बुन नहीं सकी? आदित्य ने अपने जेब से डिब्बा निकालकर पिताजी को दे दिया। उसके भाइयों ने डिब्बा देखा और हंस पड़े। अच्छा, तो तुम्हारी राजकुमारी ने हमारे पिताजी को कपड़े की बजाय एक डिब्बा भेजा है। तब उनके पिता ने उस डिब्बे को खोला तो देखा कि उसके अंदर तो बढ़िया सा सजाया हुआ एक कपड़ा रखा था। उसने जब कपड़े को निकाला तो देखा कि वो तो दुनिया का सबसे अच्छा कपड़ा था। उसने तो इतना अच्छा कपड़ा पहले कभी देखा ही नहीं था। उसको देखकर तो उसके दोनों बड़े भाइयों की हंसी रुक गई। पिता को भी उस कपड़े को देखकर बहुत आश्चर्य हुआ और वो भी बोले, ये तो बहुत सुंदर कपड़ा है। तुम्हारी होने वाली पत्नी ने इतना सुंदर और बढ़िया कपड़ा कैसे बुन लिया? उसने बस आदेश दिया और उसके नौकर उसके लिए असली की रुई लेकर आ गए। फिर उसने उस रुई का धागा बनाया और इस तरह से ये सुंदर कपड़ा बुन दिया उसने। ये सब तो बहुत अच्छा था। अब मैं तुम लोगों की होने वाली पत्नियों से मिलना चाहूंगा, ताकि फिर तुम लोगों की शादी की जा सके। तो तुम लोग जाओ और उनको यहाँ लेकर आओ। अगर मैं अपनी होने वाली पत्नी को यहाँ लेकर आऊं तो मेरे बड़े भाई जब देखेंगे कि वो एक चूहिया है तो वो मुझ पर फिर से हंसेंगे और मेरे पिता भी हमारी शादी पर राजी नहीं होंगे। लेकिन मैं इन सब की चिंता नहीं करता। उसने मेरे लिए रोटी बनाई, मेरे लिए कपड़ा बुना और वो बहुत प्यारी और दयालु भी है। मैं तो बस उसकी परवाह करता हूं, अब चाहे वो चूहिया ही क्यों ना हो। यह सोचकर वो फिर से चूहिया के घर की ओर चल पड़ा ताकि वो उसे लेकर अपने पिता से मिलवा सके। जब वो फिर से उस झोपड़ी में पहुंचा तो चूहिया ने उसे देखते ही खुशी से उसके पास आ गई। चूहिया रानी, मेरे पिता को तुम्हारे हाथ से बुना हुआ कपड़ा बहुत पसंद आया। अब मेरे पिता तुमसे मिलना चाहते हैं। छोटी चूहिया ये सुनकर बहुत खुश हो गई। उसके फिर से बुलाने पर सारे चूहे वहां हाजिर हो गए। अब तुम लोग जाओ और मेरे लिए रथ तैयार करो। चूहों ने छोटी चूहिया को रथ में बिठाया और रथ वहां से चल दी। आदित्य भी मुस्कुराता हुआ अपनी होने वाली पत्नी के साथ
अपने पिता के घर चल दिया। वो चुईया से कहता जा रहा था, मेरे भाई मुझ पर हंस सकते हैं, यहाँ तक कि मेरे पिता भी शायद इस शादी से खुश ना हो, लेकिन मैं इस बात की चिंता नहीं करता। मैं हमेशा तुम्हारी रक्षा करूंगा और हम दोनों हमेशा खुश रहेंगे। मैं तुम्हें उसी तरह प्यार करूंगा और सम्मान दूंगा जैसे कोई अपनी असली पत्नी को देता है। जब वे जा रहे थे तो उनको एक नदी पार करनी थी, पर जैसे ही वो नदी पार करने लगे तो वहां हवा बहुत जोरों से चलने लगा। चुईया नदी में गिर गई और गिरकर डूब गई। ओ छोटी चुईया, मुझे तुम्हारे इस तरह पानी में गिरने का बेहद अफसोस है। तुम मेरे ऊपर कितना मेहरबान थी और तुम्हारी प्यारी बातें मुझे हमेशा याद आएंगी। अब जब तुम चली गई हो तो मुझे एहसास हो रहा है कि मैं तुम्हें अपनी असली पत्नी की तरह ही चाहता था। तुम्हारी कमी मुझे हमेशा खलेगी और तुम्हारे साथ बिताए पल वो मेरे दिल में हमेशा जिंदा रहेंगे। जब वो ऐसे बोल रहा था तभी उसने देखा कि एक बहुत बड़ी सुनहरी रथ जिसको बहुत सुंदर घोड़े खींच रहे थे, वो रथ जाकर नदी के किनारे आ पहुंचा। आदित्य, क्या तुम मेरे साथ मेरे गाड़ी में बैठना पसंद नहीं करोगे? मैं अपने होने वाले पति के पिता से मिलने जा रही हूँ। नहीं, मैं नहीं बैठ सकता। मेरी होने वाली पत्नी तो यहाँ नदी में डूब गई है। तुमने मुझे नहीं खोया है आदित्य। मैं तुम्हारी वो छोटी चुईया हूँ। मैंने ही तुम्हारे पिता के लिए रोटी बनाई थी और कपड़े बुने थे। दरअसल मैं एक जादू के असर में थी जिसने मुझे चुईया बना दिया था, लेकिन जब तुमने कहा कि तुम मुझसे प्यार करते हो, उसी पल वो जादू टूट गया और मैं फिर से इंसान बन गई। चलो अब हम तुम्हारे पिता के पास चलते हैं ताकि वो हमारी शादी की इजाजत देते। फिर वो आदित्य के पिता के घर पहुंचे। वहां जाकर वो उन लड़कियों से मिला जो भाइयों से शादी करने वाली थी। पिता ने सबको अपना आशीर्वाद दिया और अपने सब बेटों की शादी उनकी लाई हुई लड़कियों से करवा दी। आदित्य के दोनों बड़े भाई अपनी पत्नियों के साथ अपने पिता के यहाँ आराम से रहने लगे। आदित्य अपनी चुईया से बनी राजकुमारी के साथ उसके राज्य चला गया। वहाँ वो दोनों खुशी खुशी जीवन व्यतीत करने लगे।